Hello everyone, I am Preeti Shukla and welcome to Fuki Education. In this segment, we are going to understand different important topics and different important questions that has been asked repeatedly by CBSE. Let's start. So, we are starting from history. So, this is one of the major question asked by the CBSE, the role of गुसिपी मजीनी. अब हम जानते हैं गुसिपी मजीनी का रोल क्या था यूरोप को इटाली को यूनिफाई करने के लिए. बहुत सारे हमने ये भी देखे थे कि उसको एग्जाइल भी मिला था. वो इतना ज्यादा एक्टिव था पॉलिटिक्स में यूनिफिकेशन में कि उसको देशद्रोह तक मिला था, उसको एग्जाइल भी मिला था, राइट. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीबीएसई. ठीक है, तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था. अब ये इसने क्या किया था, इस आंसर को कैसे लिखोगे? एक्सप्लेन द रोल ऑफ गुसिपी मजीनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है. सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि ही वॉज अ काइंड ऑफ अ रोल प्लेयर या की रोल. इसने की रोल प्ले किया था. ठीक है, तो गुसिपी मजीनी हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. हाउ? इसने क्या किया था? यंग इटली और यंग यूरोप फॉर्म किया था, राइट. ये दो बॉडीज, ये दो इंस्टीट्यूशंस, ये दो जो एक ग्रुप है वो फॉर्म किया था, राइट. सो ये दो चीज अगर आपने लिख दी तो आपको मार्क्स आराम से मिल जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है, ठीक है, इस चीज में. देन नेशनल इंटीग्रेशन में, कैसे कर रहा है? यूनिफिकेशन का आइडिया दे रहा है वो, दैट पीपल लेट अस गेट यूनिफाई. ये क्या कर रहा है? लोगों तक अवेयरनेस फैला रहा है. गुसिपी मजीनी अपने यूथ में, एकदम अर्ली यूथ में यूनिफिकेशन का और फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस की जो एसेंस है वो पहले ही समझ जाता है. और वो इन स्पाइट ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, इन स्पाइट ऑफ द ऑल द अपर क्लास वाले लोग जो भी क्लर्जी नोबिलिटी पूरे यूरोप में फैले हुए थे, एरिस्टोक्रेट्स और एलिट फैले हुए थे, उन सब के होने के, उनके प्रेजेंस होने के बावजूद ये गुसिपी मजीनी हिम्मत उठाता है, अर्ली यूथ में अपने क्या करता है, यूनिफाई करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसने दो अलग अलग ग्रुप्स बनाए. ठीक है, और ये आगे चल के बहुत हेल्प करते हैं. लेकिन बीच में उसको एग्जाइल भी मिली है, तो आप ये भी बता सकते हो कि ही वाज सो इन दिस कि इसको एग्जाइल मिला था. एग्जाइल भी इसको मिल चुका है, राइट. अब एग्जाइल क्या होता है? जब पढ़ा है अपन ने कि हम किसी इंसान को जब वो देश के विरोध कुछ काम कर रहा होता है तो उसको देश निकाला दे दिया जाता है, राइट. सो उसको बाहर भेज दिया था. इतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट था इटली में, ठीक है, इटाली में. ओके, सो इन what he did नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिफिकेशन में गुसिपी मजीनी ने किया. तो ये एक फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो. फिर उसी नेशनल इंटीग्रेशन के बाद सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हो कि ही ऑल्सो फॉर्म्ड यंग इटाली एंड यंग यूरोप. देन उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो कि मास मोबिलाइजेशन में हेल्प की, पीपल को अवेयर किया, राइट. पीपल को अवेयर कर रहा है, ठीक है. पीपल को अगर अवेयर कर रहे हैं तो मास मोबिलाइजेशन भी होगा कि मोर पीपल विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट. सो ये काम मजीनी का था. अब इसमें आप लोग डिटेल में लिख सकते हो कि हाउ एक्चुअली ही डिड, बट मेन पॉइंट्स यही होंगे आपके कि की रोल प्ले किया, बैकबोन, एक टाइप का हार्ट बीट ऑफ द प्रोग्राम ही स्टार्टेड, राइट. नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिफिकेशन में इसका रोल है क्योंकि ही इज मेकिंग पीपल अवेयर. देन मास मोबिलाइजेशन, ही इज टेकिंग मोर पीपल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन ही फाउंड, राइट. सो इतनी सी उम्र में अपनी लाइफ को थ्रेट करके इंडिपेंडेंस के लिए, यूनिफिकेशन के लिए, किसी गुड कॉज के लिए फाइट करना,
दिस इज द इम्पॉर्टेंट रोल। और ये लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन कैसे लिखोगे कि गुसेप्पी मजीनी यूनिफिकेशन ऑफ इटाली में क्या रोल था, कैसे हुआ, कि his important role played a significant impact on the unification of Italy. That is why today we have the Italy today we have unified. ठीक है, स्टार्टिंग थोड़ी ड्रामेटिक भी कर सकते हो कि जैसे the Italy today we have is not it was earlier. This formed because of some major group played an important role. One of them was Giuseppe Mazzini. His young Italy, young Europe made an important impact on the यूनिफिकेशन, राइट। सो इस तरह से कुछ ड्रामेटिक स्टार्ट करोगे तो एक स्टोरी टेलिंग टाइप से, हिस्ट्री के आंसर हमेशा स्टोरी टेलिंग टाइप से ही करना, जैसे इसने ये किया फिर इसके बाद ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, कॉज इफेक्ट ऐसे करके आंसर लिखोगे तो काफी ब्यूटीफुल आंसर आता है, राइट। सो आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। कि हमेशा याद रखना जो मेन पॉइंट्स है उसको हमेशा अंडरलाइन करके बुलेट्स में स्टार्ट करना, देन उसका अंदर का कुछ एक्सप्लेनेशन देना, देन नेक्स्ट पॉइंट, ओके। क्लीनली राइट करो एकदम मस्त तरीके से, ओके। नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अब देखो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म को कैसे अफेक्ट किया, कैसे ग्रोथ करने में हेल्प की, फ्यूल कैसे किया। तो हम सब जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री, ठीक है, जहां पे लोगों ने आइडेंटिफाई किया देमसेल्व्स, ठीक है, आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज वन, ठीक है, हम एक है, ठीक है। यही फ्रेंच रेवोल्यूशन था जिसने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन दिया, ठीक है, यही वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, राइट, एम आई राइट। सो ये सारी चीजों से स्टार्ट करो। फ्रेंच रेवोल्यूशन हेल्प, हाउ इट हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अब आपको एक बात और याद आ रही होगी, किसी ने कहा था कि व्हेन फ्रांस sneezes Europe catches cold, राइट। किसने कहा था, कमेंट में लिखना, ठीक है। सो व्हेन फ्रांस sneezes यूरोप कैचेस कोल्ड, ओके। ये चीज आप यहाँ पे बहुत तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ इसका ही इम्पैक्ट था कि अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप भी यूनिफाई होने लगे, इन प्रोसेस होने लगे मेकिंग के, ठीक है। हम इसी के इम्पैक्ट में जर्मनी का यूनिफिकेशन देखते हैं, इसी के इम्पैक्ट में हम इटली का यूनिफिकेशन देखते हैं, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट में ही देखते हैं, ठीक है। सो ये जो हमने डिफरेंट यूनिफिकेशन और इंडिपेंडेंस के केसेस पढ़े हैं इस चैप्टर में, हमें बस उसी के नेशनलिज्म वाला पर्सपेक्टिव यहाँ पे लिखना है कि हाउ जर्मनी ने इनसे कैसे आइडिया लिया, फिर ग्रीस ने कैसे इनसे आइडिया लिया, देन उसके बाद इटाली ने इनसे कैसे आइडिया लिया, ठीक है। सो वी जस्ट हैव टू टेक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, जो हमने उन सब में पढ़ा कि नेशनलिज्म आइडिया कैसे आया आफ्टर लुकिंग अप टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन लोगों के अंदर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कैसे आ रहा है, क्योंकि फ्रांस में ऑलरेडी रेवोल्यूशन हो रखा था, तो उनके मन में यह आया कि अगर ये लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते, राइट। सो यू हैव टू राइट दीज थिंग्स कि हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन इम्पैक्टेड नेशनलिज्म ऑल ओवर द यूरोप। तो ये जब लाइन लिखोगे आप तो आंसर में एक बहुत बड़ा एज आ जाएगा, ठीक है, कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। दिस इज द मेन एक ड्रामेटिक स्टार्टिंग बोल सकते हैं, जो कि आपको कॉन्सिक्वेंस पे लाएगा कि यस, फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट इम्पैक्टेड द नेशनलिज्म इन
होल यूरोप, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ मैन राइट्स ऑफ मैन से स्टार्ट करो, टर्निंग पॉइंट बोलो, ठीक है। आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज वन, फिर वो नेशनलिज्म था क्या, नेशन स्टेट, ठीक है, नेशन स्टेट बनाना है, कलेक्टिव आइडेंटिटी लाई, ठीक है, कलेक्टिव आइडेंटिटी लाई। देन उसके बाद और क्या लाया, कलेक्टिव आइडेंटिटी के बाद फीलिंग ऑफ बीइंग वन, ठीक है, हम एक हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी है, नेशन स्टेट है, सोवरेन पावर बनना चाहते हैं हम, हमारे ऊपर किसी का दबाव प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हालांकि डेमोक्रेसी बहुत ही फार वर्ड है, यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे रिपब्लिक यूज हुआ है, ठीक है, रिपब्लिक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप होना चाहिए, मोनार्की नहीं होना चाहिए, एलीट का उतना ज्यादा प्ले नहीं होना चाहिए, एरिस्टोक्रेसी को अबॉलिश करना चाहिए, ठीक है। तो अबॉलिश एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। इसी में आप ला सकते हो कि इटाली में कैसे ला पार्टी, ठीक है, ला इटालिया का नारा लगा, ठीक है। जर्मनी ने कैसे अपने आप को एक आइडेंटिफाई किया, ठीक है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे होता है, ठीक है। ये इसके कुछ कुछ आइडियाज आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट आपको 3-4 पॉइंट में करना है, देन उसके बाद ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की हाउ नेशनलिज्म का आइडिया इनसे अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाने का कॉन्सेप्ट लाया तो सब लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ गए। फिर इन्होंने नेशन स्टेट का आइडिया दिया तो सब लोग ने सोचा कि हमारा एक नेशन स्टेट होना चाहिए। फिर इन लोगों ने कहा कि सोवरिन बॉडी होनी चाहिए, किसी का हम पे हक नहीं होता। तो ये जर्मनी, इटाली, ग्रीस, ये सब लोग ने सोचा कि हाँ वी शुड बी सोवरिन बॉडी, ठीक है। तो ये इस तरह से इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। तो इस वाली लाइन को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो या कंक्लूडिंग लाइन में भी लिख सकते हो कि ही सेड इट वेरी परफेक्टली दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड, क्योंकि जब फ्रांस में नेशनलिज्म का बर्थ हुआ धीरे धीरे वो पूरी यूरोप में फैलने लगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमेशा फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट आता ही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रोसेस क्या है वो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हाउ इट इम्पैक्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का आइडिया क्या है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म क्या है फ्रेंच का, और हाउ इट इम्पैक्टेड द नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इसके आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का इम्पैक्ट हमारे इंडिया के नेशनलिज्म पे भी देखा गया। और नेशनलिज्म पे तो देखा ही गया, लेकिन उस वक्त जब कंटेम्प्रेरी टाइम्स में यहाँ पे जो चल रहा था, जब इंडिया में वो चीजें बात होने लगी तो वो भी इम्पैक्ट कर रही थी इंडिया के पॉलिटिक्स। इनफैक्ट हमारे करंट उसमें भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का काफी इम्पैक्ट देखा जाता है, सोवरेनिटी, नेशन स्टेट, कलेक्टिव आइडेंटिटी, राइट। सो दीज आर मच मोर सिमिलर थिंग्स, ठीक है। आप वो भी लिख सकते हो, फ्लैग्स वगैरह, स्लोगन्स, फ्लैग्स, ठीक है, मैगजीन्स, पेपर्स, हाउ दीज थिंग्स played an important role to make nationalism across the Europe, right? So ये सब आप इसमें लिख सकते हो। So दिस क्वेश्चन बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे पहले गुसिपी मजीनी वाला भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इसके कुछ 3 से 4 पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये उसके 2 जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए थे, ग्रुप फॉर्म किए थे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे पहले आप लिख सकते हो कि इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। किसका इम्पैक्ट है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट है, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट से और डिफरेंट अदर फैक्टर्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ जंकर्स, ठीक है, ठीक है। जंकर्स आए, जंकर्स का रोल आया। फिर जंकर के रोल के बाद आप लिखो कि प्रूशिया कैसे आता है रोल में, प्रूशिया का क्या रोल रहा, ठीक है। ओटो वॉन बिस्मार्क का क्या रोल रहा, ओटो वॉन बिस्मार्क का क्या रोल रहा, ठीक है। ये लाओगे, ठीक है, उसको टर्म करो भाई, आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट ऑफ व्हाट, आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी,
ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये हम देखते हैं। ठीक है, इसका रोल लाओ, इसका रोल क्या रहा, यहाँ पे ये क्यों जंप करता है उसको लिखो। ठीक है, इसमें बेसिकली जो अपन ने यूनिफिकेशन का जो पैराग्राफ है ना तुम्हारे एनसीईआरटीज में दिया हुआ है ना, बेसिकली बस उसको ही थोड़ा सा तोड़ के लिखना है इसमें। ठीक है, और यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, इटाली का, ठीक है, देन उसके बाद ब्रिटेन का फॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद एक और चीज है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये सारे जो डायरेक्ट पैराग्राफ्स लिखे हैं ना बुक में, एग्जैक्टली वही पैराग्राफ आप लोग तोड़ के याद कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यही होता है कि what was Greek War of Independence, how it was affected, how it was from where it got inspiration। ठीक है, फिर ब्रिटेन का बता देंगे कि what was the case of Britain। ठीक है, या ब्रिटेन का फॉर्मेशन पूछ लेंगे, हालांकि बहुत बहुत ही ज्यादा रेयर था ब्रिटेन का, लेकिन इनका 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, सो दिस इज, ये 4 पैराग्राफ्स तो आपको अपने टेक्स्ट बुक के उसमें से बुक में से पढ़ना ही पड़ेगा, वो पेज में से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको चाहो तो मतलब बाय हार्ट कर लो। ठीक है, और उसमें से आपको आराम से लिखने को हो जाएगा। जो पैराग्राफ दिया है ना उस पैराग्राफ को ही बस तोड़ के आपको याद कर लेना है, जो इन सब का पैराग्राफ दिया हुआ है, राइट। ये बिल्कुल हैंड पिकिंग क्वेश्चंस वहीं से आते एकदम उठा लिए जाते हैं। ठीक है, सो उस पर ध्यान देना। ओके, सो नाउ वी गो टू दिस। अब क्या ऑटो वन बिस्मार्क आ रहा है। ठीक है, 7 वर्ड्स, 7 ईयर्स और 3 वर्ड्स। ठीक है, ये कर लो। फिर लास्ट में क्या लिखोगे, हमारे कैसर विलियम वन क्या करते हैं हॉल ऑफ मिरर्स में, हॉल ऑफ मिरर में क्या करते हैं, इटाली का क्या करते हैं, पूरा कारोबार संभाल लेते हैं, किंग बन जाते हैं। ठीक है, कैसर विलियम वन he becomes the केसर विलियम becomes the king। ठीक है, तो इस पूरे जो डिस्क्राइब द प्रोसेस है ना, तो आपको कुछ नहीं लिखना है और एक्स्ट्रा। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, आपको बस इतना लिखना है कि हाउ जर्मनी वाज एग्जैक्टली फॉर्म। तो यही पूरा प्रोसेस है जो आपकी बुक में भी दिया है, जो हमने बार बार पढ़ा है, इसी प्रोसेस को लिख देना है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको अपनी भाषा लिखनी है जो भी आप लिखते बने, लेकिन ये हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4 चीज आपके आंसर में होनी ही चाहिए। ओके, सो दिस इज हाउ जर्मनी वाज यूनिफाइड। ओके, जर्मनी वाज फॉर्म। अब ये मैंने बता दिया है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना, इसको भी आप एक बार पैराग्राफ में देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज नेशनलिज्म इन इंडिया। अब नेशनलिज्म इन इंडिया में इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और एक है सीडीएम, और एक और हो सकता है नेशनलिज्म का आइडिया। ठीक है, नेशनलिज्म का आइडिया लोग ने कैसे देखा उसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है, अक्सर इस पे से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, या तो ये पूछ लेंगे या तो सीडीएम पूछ लेंगे, दोनों में से कुछ है वो पूछते ही है। ठीक है, सो व्हाट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पहले आप वो लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो इसको पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था वो लिखो, व्हाट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहला यही लिख दो कि एवरीथिंग इज, मतलब जो गांधी जी ने बोला था कि ब्रिटिश आर वर्किंग बिकॉज ऑफ वी आर कोऑपरेटिंग विद देम। ठीक है, तो गांधी जी का वो चीज कोट कर दो। ठीक है, देन उसके बाद क्या करोगे, नाउ स्टार्ट द कॉजेज। नॉन कोऑपरेशन की बात आई ही क्यों। ठीक है, तो कॉजेज में क्या लिख सकते हो, नॉन कोऑपरेशन की बात क्यों आई, किस लिए आई। ठीक है, तो ये लिख सकते कॉजेज की, रोलेट एक्ट आया था। ठीक है, अभी तक तो हम नॉर्मली ब्रिटिश के अंडर काम कर रहे थे। ठीक है, हम लोग ब्रिटिश के अंडर ठीक है थे, और हम लोग सत्याग्रह कर रहे थे, छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी लड़ाइयां करके हमने अपनी बातें सॉल्व कर ली थी, राइट। लेकिन रोलेट एक्ट लाने के बाद क्या कर दिया, कर्व कर दिया ना हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के राइट को। ठीक है, अब वो लोग ज्यादा क्या नहीं कर सकते, वो अवेयर नहीं कर सकते लोगों को। ठीक है, जो
पॉलिटिकल लीडर का रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है लोगों को अवेयर करके क्या करना, लोगों को नेशनलिज्म का आइडिया, नेशनलिज्म का बीज बोना, राइट। तो वो चीज वो नहीं कर सकते क्योंकि ब्रिटिशर्स ने देख लिया था कि भाई ये गांधी जी आके तो कुछ भी कर रहे हैं और जनता तो हमारे खिलाफ जा रही है, राइट। सो उन्होंने ये एक्ट लाया, ठीक है, 1990 में। अब ये एक्ट लाने के बाद क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर्स क्या हो रहे हैं, ऐसे उठाए जा रहे हैं और अंदर जेल में डाल दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कर दिया, ठीक है। अब रोलेट एक्ट के बाद वो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट लिख दो, कॉजेस बताना है हमें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ क्यों, क्या वजह रही कि हमें ये करना पड़ा, ठीक है, नॉन कोऑपरेट करना पड़ा हमें, क्योंकि रोलेट एक्ट ला दिया था ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर कर दिया था, ठीक है, मैसेकर। ये चीज अगर कोई करेगा तो क्या इंडिया शांत बैठेगा? नहीं, ठीक है, तो वो नॉन कोऑपरेट करेगा ही, ठीक है। देन उसके बाद खिलाफत इशू था कुछ, खिलाफत, ठीक है। यहाँ जो इंडियन मुस्लिम्स थे, इंडियन मुस्लिम्स थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, किससे? हमारे ब्रिटिश से, हमारे नहीं सॉरी, तो वो ब्रिटिश से क्या थे, बहुत ही ज्यादा पतला हो गया, तो ये ब्रिटिश से बहुत ज्यादा रहेगा, ओके, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, ठीक है, क्योंकि टर्की में या ओटोमन जो अपना एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर, वहां पे कोई उनके लीडर थे, रिलीजियस लीडर, ठीक है, खलीफा, ठीक है। सो वहां पे जो लीडर थे उनको ब्रिटिशर्स ने डाउन कर दिया था, राइट। सो जिसकी वजह से इंडियन मुस्लिम्स भी बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे, इस चीज का यूज गांधी जी ने अच्छे से किया था, ठीक है, बढ़िया तरीके से गांधी जी ने मुस्लिम्स और हिंदू को यूनिफाई करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए एक साथ कर लिया था, ठीक है, एकजुट कर लिया था, ठीक। सो दीज आर वन ऑफ द रीजंस व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हवा मिली, ठीक है, इसको करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये कुछ रीजंस थे, ठीक है। तो अगर आपने ये 3 मोमेंट्स को मेंशन कर दिया आपके आंसर्स में, आप वहीं जीत गए, ठीक है, तो ये चीज जरूर करेगा। अब हम देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड होता है, ठीक है, तो इसको भी लिखना कि इट वाज, स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि इट वाज अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट अक्रॉस इंडिया, ठीक है, मास मूवमेंट था ये, ठीक है, विथ मास पार्टिसिपेशन, ठीक है। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा, देन यू विल राइट कि हाउ द पीपल हैव नॉन कोऑपरेटेड विद ब्रिटिश, बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव ओनली आस्क्ड व्हाट वर द कॉजेस, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद आप उसके कॉजेज लिखोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको एग्जाम में दिमाग चल रहा है तो और 2 चीजें ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज ये 3 चीज तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। देन उसके बाद आप लिखो कि इट वाज अ मूवमेंट, वाइड स्प्रेड मूवमेंट विथ मास पार्टिसिपेशन एंड बट इट वाज विथड्रॉन, ठीक है, विद इन अ ईयर इट वाज विथड्रॉन। और क्यों विथड्रॉ किया गया था? क्योंकि गांधी जी चाहते थे ये जो मूवमेंट है वो नॉन वायलेंट रहे, बट ये मूवमेंट आखिरी में वायलेंट हो गया। और अगर आपका नॉलेज बहुत स्पेसिफिक है, आपने चौरी चौरा भी लिख दिया यहाँ पे कि चौरी चौरा के वायलेंस के वजह से ये जो चीज विड्रॉ कर ली गई, ये मोमेंट विड्रॉ कर लिया गया, तो आपका आंसर एक्सेप्शनल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड नो। एंड कॉजेस तो बिल्कुल याद करके ही जाना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, causes is really very important. Non-cooperation movement और CDM, these 2 themes are really very 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 important, okay? क्योंकि इसी के अंदर काफी सारे मूवमेंट्स भी अपने जो बुक के हैं, वो काफी सारे मूवमेंट्स इसी के अंदर कंबाइन हो जाते हैं, इसी के अंदर इनगल्फ हो जाते हैं, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट। और CDM क्योंकि इसमें डांडी मार्च है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज इट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर। यही मैंने बताया था अभी,
इंपॉर्टेंट है सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया है, ठीक है, कि व्हाट, अब ये बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हाउ सिविल डिसोबीडियंस स्टार्टेड, ठीक है, व्हाट वर द फैक्टर्स फॉर डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ इट इम्पैक्टेड द फर्दर प्रोसेस ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये कॉज और इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है, और एक ये एग्जैक्टली है क्या और इसके फीचर्स बता दो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। सो इसमें आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, इंट्रो से स्टार्ट करो। क्या इंट्रो दोगे? सबसे पहले तो बता दो कौन से ईयर में, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, ठीक है। इट वॉज अनलाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में क्या फर्क होता है? गांधी जी ने कहा गांधी जी ने कहा कि अभी तक हम नॉन कोऑपरेट कर रहे थे, अब हम सीधा डिसोबे करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक लॉ लाया गया था, सॉल्ट लॉ, ठीक है। ये सॉल्ट लॉ बहुत ही बेसिक इम्यूनिटीज पे हिट कर गया, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी इसकी वजह से हुई। अब जब ये आया ना तो बिल्कुल ही पूरी जनता घबरा गई, ठीक है। सो गांधी जी ने कहा कि इस सॉल्ट लॉ को मैं ब्रेक करूंगा और डिसोबीडियंस को स्टार्ट करूंगा, ठीक है, सॉल्ट लॉ। तो गांधी जी ने डांडी मार्च किया, ठीक है, डांडी के बीच पे जाके सॉल्ट लॉ को ब्रोक द लॉ, ठीक है। हाउ ही डिड? क्योंकि सॉल्ट लॉ में बोला था कि बनाना नमक को और नमक को बेचना, सब पे टैक्स लगेगा, खरीदने पे भी टैक्स लगेगा, ठीक है। सो सब पे टैक्स लगेगा तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, आप बना भी नहीं सकते। तो गांधी जी ने बोला कि मैं बनाऊंगा, मैं इस लॉ को तोड़ूंगा और मैं पूरे तरह से ब्रिटिश के अगेंस्ट चले जाऊंगा, डिसोबे पे आ जाऊंगा, ठीक है। और ही लिटरली डिड, ठीक है। नाउ क्या होता है, ये चीज आपने लिख दी, आपका आंसर स्टार्ट हो गया बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। देन उसके बाद आपको मेन फीचर्स लिखने हैं। मेन फीचर्स में आप क्या क्या लिख सकते हो कि इसके फीचर्स क्या थे, क्या क्या हुआ इसमें, ठीक है, क्या क्या इसने इम्पैक्ट किया, आप ये सब लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे? लिख दो, पहला सबसे पहला तो यही दिख रहा है सामने, ठीक है, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, ठीक है। तो यहां से चीज स्टार्ट हुई, ठीक है, ये बेसिक फाउंडेशन हो गया, ठीक है, कि ये चीज सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कहां से हो रहा है, ओरिजिन कहां से आ रहा है, ठीक है। ये मेन फीचर हो गया, ठीक है। दूसरा फीचर क्या लिख सकते हो? रिफ्यूजल ऑफ टैक्सेस। भाई जब हम सॉल्ट लॉ ब्रेक कर रहे हैं तो वी आर इंटेंशनली सेइंग टू द ब्रिटिश दैट वी विल नॉट बी पेइंग एनी टैक्स, ठीक है। जब हम ये सेडिशन कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, तो हम बिल्कुल विलिंग है कि हम टैक्सेस नहीं भरेंगे, ठीक है। सो रिफ्यूजल ऑफ टैक्सेस, ठीक है। बॉयकॉटिंग एवरीथिंग, ठीक है, जो भी फॉरेन गुड्स हैं। फॉरेन गुड्स क्या होंगे? वही फॉरेन गुड्स होंगे ना जो ब्रिटिश लेके आ रहा है, राइट। सो हम ब्रिटिश के गुड्स को ही क्या कर दे रहे हैं? बॉयकॉट कर दे रहे हैं पूरी तरह से, ठीक है। सो वी आर बॉयकॉटिंग व्हाट? The foreign goods. Okay, now we saw that there was a mass participation of women, ठीक है, मास पार्टिसिपेशन ऑफ, कैसे चल रहा है, मास पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। वी सी इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कि वुमेन भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, और दोनों ही मूवमेंट में लगभग गांधी जी ने यही कहा था कि आप लोग वुमेन जो पार्टिसिपेशन दे रहे हो, आप लोग घर संभाल के हमारे लिए हेल्प करो, क्योंकि सारे जो मेल मेंबर्स हैं वो लीडर्स, वो लोग जाके फाइट करेंगे तो घर में कौन संभालेगा, ठीक है। तो गांधी जी ने रिक्वेस्ट की थी कि औरतें घर को संभाले और इस तरह से हमारा साथ दे, ठीक है। तो ये कुछ था, लेकिन इस मोमेंट में हमने देखा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन वी सी बाय वुमेन। बहुत सारी वुमेन आई, अवेयरनेस के लिए मैगजीन्स लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, देन उसके बाद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। वी सी द पीपल, वुमेन्स आर गोइंग विथ गांधी जी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, राइट। सो वी सी द मास पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन दिस पर्टिकुलर movement. Okay, see, we also see violation of forest right,
वॉयलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज, ठीक है। तो लॉज का भी हमने क्या देखा, वॉयलेशन देखा। इस वाले पूरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने लगभग हर तरह का वॉयलेशन देखा, हर तरह का बॉयकॉट देखा, हर तरह का रिफ्यूजल देखा, ठीक है। एंड दिस वाज द सिंपली आइडिया टू डिसओबे, टू डायरेक्टली डिसओबे द ब्रिटिश, ठीक है। ये भी बहुत हद तक सक्सेस हुआ, वॉयलेंट भी गया, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट, ठीक है। अब डायरेक्ट किसी नोट से देखो, उससे अच्छा ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स यहाँ पे क्वेश्चन में लेके आए हूँ, तो उसमें जो भी आपके बुक में, टेक्स्ट बुक्स में, एक बार आप ये सारे टॉपिक्स को टेक्स्ट बुक से एक रीड दे दीजिएगा, ठीक है। आई एम आस्किंग दिस बिकॉज कि पूरी बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे आप नोट से कवर कर सकते हो, लेकिन ये जो चीजें हैं जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन का हो गया, यूनिफिकेशन हो गया, ये कुछ मेन थीम्स है जिसको आपको बुक से देख लेना चाहिए, क्योंकि बुक में वो बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करके दिया है, और जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वैसा ही आंसर वाइज दिया है उसने, ठीक है। सो इसको एक बार आप टेक्स्ट बुक से तो बिल्कुल जरूर देखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटीज आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है रोल ऑफ महात्मा गांधी जी। अब इनके बारे में बात करने तो खत्म ही नहीं होगा, राइट, क्योंकि पूरा रोल तो गांधी जी का है। यू कैन टॉक फ्रॉम सत्याग्रह, सत्याग्रह, द अराइवल से लेके सारे तीनों सत्याग्रह के बारे में, खेड़ा, और नहीं यहां से ऐसे करते हैं, चंपारण, ठीक है, खेड़ा, अहमदाबाद, ठीक है। ये सत्याग्रह से बात करना स्टार्ट करो, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन तक जाओ, फिर नॉन कोऑपरेशन तक जाओ, सीडीएम तक जाओ, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया तक जाओ, ठीक है। ये पूरा जाओ और पूरा अच्छी तरीके से लिखो कि नेशनलिज्म बिल्ड करने में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था, ठीक है। गांधी जी प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है। एक टॉर्च से लाइट दिखा के दिशा दिखाने वाला रोल गांधी जी ने प्ले किया, तो एक लीडरशिप, ठीक है, एथिकल लीडरशिप देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला नॉन वायलेंस से ही रास्ता होगा, हम वायलेंस नहीं करेंगे। एंड तक उनका यही आइडिया था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। सो एक एथिकल लीडरशिप, हम गांधी जी का एक एथिकल लीडरशिप का रोल देख सकते हैं, इसको पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। इसको, ये पूरे प्रोसेस में आप गांधी जी का रोल लिख सकते हो कि हाउ ही नेगोशिएटेड पीसफुली, ठीक है, हाउ ही नेगोशिएटेड पीसफुली विद ब्रिटिश टू कम ऑन दिस रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किस तरह से रोल रहा, पूरे पब्लिक को अवेयर करने में, ठीक है। सीडीएम में मास मोबिलाइजेशन करने में किस तरह से रोल रहा है, ठीक है। क्विट इंडिया में पूरे अक्रॉस पैन इंडिया मूवमेंट, ठीक है, इसको करने में गांधी जी ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है इसमें, जो चीज गांधी जी ने की है, जो मूवमेंट गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किए हैं, हाउ द इसी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में ही वो जलियांवाला बाग और खिलाफत का इशू है, ठीक है। खिलाफत वाला जो मूवमेंट था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी गांधी जी ने करा दी थी। उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी कि वी कैन ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम ऑन टू वन प्लेटफॉर्म सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। तो यूनिफिकेशन का इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सो यू कैन आइडेंटिफाई द एरियाज हाउ Gandhi ji is working, what principles he is using, and how he led to the freedom of India.
ठीक है। सो पूरा स्टार्टिंग से लेके 1915 की स्टोरी से लेके यहाँ 47 तक हम आते आते गांधी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं, ठीक है। सो वही सारे रोल आपको बताने कि ही प्लेड इन दिस, ये सब आपने मेंशन कर दिया ना, सारे सारे मूवमेंट के साथ उनका रोल, उसमें सारे मूवमेंट में उन्होंने क्या क्या किया, इधर नेगोशिएशन कर रहे हैं, इधर पब्लिक अवेयरनेस ला रहे हैं, इधर सीधा डिसोबे कर रहे हैं, मास मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, इधर पैन इंडिया मूवमेंट जनरेट कर दिया, इन्होंने हार नहीं मानी। और इनफैक्ट एक रोल इधर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में आता है, जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या करता है, वायलेंट होने लगता है, गांधी जी बहुत ही अपनी गलती मान के, ठीक है, उसको विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में गांधी जी का रोल आ गया, ठीक है, या नेशनलिज्म का रोल आ गया, कुछ भी आ गया, आपको यही पूरा लिखना है, जो भी अपने पूरे स्टार्टिंग से लेके इवेंट एंड तक हुए हैं, बस आपको वही लिखना है। एक बार टाइमलाइन गो थ्रू कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले टाइमलाइन बहुत जरूरी है। क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि क्विट इंडिया पहले हुआ था, या नॉन कॉर्पोरेशन पहले हुआ था, या सीडीएम पहले हुआ था, इस तरह से आप अरेंज करो, इसको अरेंज करो। ये तो मैप वर्क भी है, इंपॉर्टेंट मैप वर्क भी है कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। ये और एक नागपुर सेशन, लाहौर सेशन, लाहौर सेशन तो नहीं आता, खैर नागपुर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आता है, ठीक। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हमेशा प्रिपेयर इसमें होना ही पड़ेगा, एग्जाम से पहले इसको एक बार देख लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विड्रॉ क्यों किया गया था 1920 में, ठीक है। ये अब एक इंपॉर्टेंट वापस से क्वेश्चन हो जाता है। इसमें वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थीम वाइज और सारे रीजन और रीजनिंग के साथ, ये देखा जाए कि विड्रॉ क्यों हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, कि हाउ इट गॉट वायलेंट, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस पे प्रोटेस्ट हो रहा था, पब्लिक प्रोटेस्ट, ठीक है। क्योंकि देखो इसका बैकग्राउंड भी आप लिख सकते हो आंसर में कि बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन द इंफॉर्मेशन। अब वेरिएशन इन इंफॉर्मेशन क्या है, गांधी जी कुछ बता रहे हैं, ऐसा करना है, वो फिल्टर होके, मैनिपुलेट होके, और थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, मैसेज थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। तो वो मैसेज का डेविएशन होने के बाद क्या हुआ, लोगों तक अलग अलग जानकारी पहुंचने लगी कि गांधी जी बोल रहे हैं कि ऐसा करो, पब्लिक ब्रिटिश ऑफिसर्स के घर जला दो, ऑफिसेस जला दो, दुकानें लूट लो, ठीक है। सो इस तरह का मैसेज उन तक पहुंचा, एंड दिस हैपेंड देन इन 1922। 1922 में पब्लिक प्रोटेस्ट चालू होता है, लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट दैट पीसफुल प्रोटेस्ट बिकेम रियली वेरी वायलेंट। और ये वायलेंट होने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गांधी जी क्या हो जाते हैं, गांधी जी डिसअपॉइंट होते हैं, ठीक है। गांधी जी डिसअपॉइंट होते हैं और बोलते हैं कि ये वो मोमेंट वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली राइट नाउ इसे विड्रॉ करता हूँ, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ये केसेस नहीं थे, देयर वर ऑल्सो अदर प्लेसेस, ठीक है, अदर केसेस जहां पे बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगा था, लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बहुत ज्यादा वायलेंट लेने लगे थे। इसीलिए जब ये मूवमेंट विड्रॉ किया जाता है, पीपल जो बॉयकॉट कर रहे थे वापस उन सारी जगहों पे काम करने चले जाते हैं। जैसे एजुकेशन में, स्कूल्स में जो जॉब कर रहे थे स्कूल में चले गए, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रहे थे वो गवर्नमेंट ऑफिस में वापस चले गए, ठीक है। सो मूवमेंट वॉज विड्रॉन बिकॉज ऑफ द movement became violent. How? Due to the variation in information, due to the misinformation and misinterpretation of those information, this thing happened, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली causes लिखना है। Now, अब ये चीज हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इसमें और भी अपन क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, ये तो एक बेसिक जानकारी हो गई कि भाई हाँ वायलेंट हो गया इसीलिए ऐसा हो गया, ठीक है। अब नॉन कॉर्पोरेशन का विड्रॉवल मेन तो इसके वजह से हुआ था, लेकिन इसके और भी कुछ कंडीशंस थे। क्या थे, इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा था, इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा था, ठीक है, मूवमेंट वायलेंट हो गया था, ठीक है।
ओके, अब मूवमेंट वायलेंट हो गया, इकोनॉमिक प्रेशर कैसे आएगा यहाँ पे हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे? क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तक हम ब्रिटिश को नॉन कोऑपरेट करके नहीं रह सकते थे, राइट? तो ये पॉइंट आप जरूर से लिखना कि इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा था, लोग अपनी जॉब छोड़ के आ तो गए थे कि हाँ अब हम नॉन कोऑपरेट करेंगे, लेकिन एट द एंड क्या हो रहा था, प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट हो रही थी कि इससे ज्यादा आगे वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने बहुत अग्रेशन भी देखा, ठीक है? क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं थी, वो लोग वायलेंटली यहाँ पे आ चुके थे, इस मूवमेंट में एंटर कर चुके थे। गांधी जी सिर्फ एक लीडर थे, ही वॉज नॉट प्रोवाइडर ऑफ एनी सर्विसेज, राइट? सो दिस धीरे धीरे क्या करने लगा, इंस्टेबिलिटी को लीड करने लगा, ठीक है? और धीरे धीरे जब इंस्टेबिलिटी आई तो लोगों के अंदर थोड़ा सा आक्रोश तो हुआ ही हुआ, प्लस ये जो इंसिडेंट हुआ ये इसको फ्यूल कर दिया कि अब इस मोमेंटम को क्या करना पड़ेगा, हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। तो लास्टली क्या हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, ठीक है? उन्होंने अपना मोमेंटम ही लूज कर दिया, विच इज वाई ये पूरा जो मोमेंट था उसको विड्रॉ करना पड़ा, ठीक है? सो यू शुड राइट ऑल दीज पॉइंट्स, और आप अपना जो पॉइंट इनकॉर्पोरेट कर सकते हो वो करो, इस आंसर को इसी सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है? कि हाउ इट स्टार्टेड, व्हाट वर द कॉजेस एंड व्हाट इम्पैक्ट इट गेव, ठीक है? सो ये चीज हो गई, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, ये चैप्टर है आपका, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ग्लोबलाइजेशन, और एक इंपॉर्टेंट बहुत है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है? ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, आएगा ही आएगा। अब ये क्वेश्चन ना इकोनॉमिक से रिलेटेड भी हो जाता है, लेकिन हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करनी है, ठीक है? कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है? तो क्या है ग्लोबलाइजेशन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में? जब कंट्रीज क्या कर रही है, कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड कर रही है, ठीक है? ओके, ट्रेड कर रही हैं, आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है? वर्च्यूज एक्सचेंज हो रहे हैं, कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है? एटसेट्रा, ठीक? बहुत सारी चीजें, आइडिया, एजुकेशन, वर्च्यूज, कल्चर, ट्रेड हो रहा है, सामान का आदान प्रदान हो रहा है, तब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, ठीक है? तो हमने ग्लोबलाइजेशन जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने बहुत ही ज्यादा लेवल्स पे ग्लोबलाइजेशन का आइडिया लिया है, ठीक है? और इनके की रोल प्ले करने वाले कौन थे? ब्रिटेन के लोग, यूरोप के लोग जिधर जिधर गए उन्होंने ग्लोबलाइजेशन किया, ठीक है? एक तरह से ये एक एजेंट साबित हुए, क्योंकि जिधर जिधर जा रहे थे, यहाँ का सामान वहां, वहां का लोग यहाँ, इस तरह से अलग अलग जगह पे जाके उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को किया, क्या किया, स्टार्ट किया, किक स्टार्ट दिया, ओके? सो तो क्या हुआ, ट्रेड हो रहा है आइडियाज का, ठीक है? एक्सचेंज हो रहा है वर्च्यूज का, वैल्यूज का, देन कल्चर का एक्सचेंज हो रहा है, राइट? सो ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन के अंडर आ रही हैं। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम क्या बोल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा? मार्केट का इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है? जो हमने पढ़ा है फ्लो ऑफ कैपिटल, ठीक है? फिर लेबर का फ्लो, ठीक है? लेबर्स का फ्लो, फ्लो कैपिटल का फ्लो, मार्केट इंटीग्रेशन, इसी को माइग्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है? ओके, देन हम लोग और क्या देखते हैं, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट में और चीजें क्या थी? एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जरूरी नहीं है टेक्नोलॉजी है मतलब स्मार्टफोन्स ही भाग रहे हैं यहाँ से वहां, ठीक है? जरूरी नहीं है स्मार्टफोन्स ही थे उस वक्त। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज करने का एक नया तरीका मार्केट में आ जाना, ठीक है? जब वो एक नया चीज तरीका आता है उसे ही हम नए टेक्निक्स और नई टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है? किसी भी चीज को करने की नई टेक्निक आ जाए तो उसे हम नई न्यू टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ओके? सो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। फिर हम लोग फूड का देखते हैं, फूड में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है? फूड का आदान प्रदान, अलग अलग डिफरेंट कल्चर, आइडियाज,
वर्च्यूज, ठीक है, ये सारी चीजों का हम लोग ने अलग से इम्पैक्ट देखा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, क्या किया उसने, फिर उसने मार्केट इंटीग्रेशन कैसे किया, डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड को कनेक्ट किया। हमने पूरे ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर में देखा है कि डिजीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट देखा हमने कि ये मार्केट यहाँ पे बन रहा है, इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसिंग हब बना, ठीक है, जो कि ब्रिटेन, यूरोप एक मार्केट में जाके उसको सप्लाई कर रहा है, ठीक है, यूरोप एक मार्केट बन रहा है, ठीक है। यहाँ और भी चीजें देखी हमने कि कहीं अगर कलामिटी आ रही है तो ब्रिटेन क्या कर रहा है, खुद एक हीरो बन जा रहा है, बोला कि हमारे पास है ना, हम इस कंट्री से लाके इस कंट्री में दे देंगे, ठीक है। तो न्यू फूड जैसे पोटैटो वगैरह थे, ठीक है, कॉर्न थे, ठीक है, नया फूड नए कॉन्टिनेंट में जाके इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। सो जो चीज कभी इस कॉन्टिनेंट में थी भी नहीं, वो चीज यहाँ पे आके इंट्रोड्यूस हो जा रही है, ठीक है। सो ये चीज हम देख रहे हैं, मार्केट इंटीग्रेशन देख रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के अलग अलग पार्ट से हम कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। फिर हमने देखा फ्लो ऑफ कैपिटल, एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे मूवमेंट ऑफ पैसा, ठीक है, जितना ज्यादा कैपिटल, सिल्क रूट्स हम देखते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, ठीक है। नाउ लेबर एंड माइग्रेशन, लेबर का फ्लो हो रहा है, इंडेंजर्ड लेबर पढ़ा अपन ने, राइट, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी इस चैप्टर में। लेबर एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पे उनका नेवर कमिंग बैक हुआ, ठीक है। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज में आज भी डिफरेंट नेशंस के लेबर है जो कि ब्रिटेन की देन है, ठीक है। सो ये लेबर का माइग्रेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो भी क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। कैपिटल का फ्लो हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन है। टेक्नोलॉजी का फ्लो हो रहा है, एक जगह से ये टेक्नोलॉजी दूसरी जगह जा रही है, वो भी क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो ये कुछ चीजें अगर आपने लिख दी इम्पैक्ट्स में, ठीक है, इम्पैक्ट्स में ये हेडिंग बना दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया, मार्क्स कंफर्म, ठीक है, क्लियर है। So this is how you have to write the answer of economic impact of globalization, ठीक है। So ये है। The next question is about role of technology. Role of technology in shaping the global world. अब ये भी ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का ही क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी अक्सर पूछ लिया जाता है और फेवरेट टॉपिक है। अब टेक्नोलॉजी का रोल था क्या ग्लोबलाइजेशन में? अभी मैंने बताया था, नई टेक्निक्स को, किसी चीज को करने के लिए जब नई टेक्निक्स का यूज करते हैं रादर देन ओल्ड टेक्निक, और वो जो नई टेक्निक है वो ओल्ड टेक्निक से ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा ही इफेक्टिव है, ठीक है, तब उसे हम बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल वर्ल्ड को एक नया टर्न देने के लिए, एक नया प्रोसेस, एक नया फ्रेम देने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, रेलवेज, स्टीमशिप्स, टेलीग्राफ्स और रेफ्रिजरेटेड शिप्स का बहुत ही ज्यादा रोल देखा गया, ठीक है। कैसे? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एक टर्निंग पॉइंट था, एक रेवोल्यूशनरी मूव था ग्लोबल वर्ल्ड को शेप करने में। कैसे? पहले क्या था, रेलवेज बहुत ज्यादा जगह पे कनेक्टेड नहीं थी, ठीक है, बट कोने से, जैसे ये पूरा रीजन है, ठीक है, ये पूरा रीजन है, अब अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए रेलवेज यूज हो रहे हैं और फिर यही रेलवेज को कोस्टल रीजन तक भी पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो जब ये रेलवेज का इंट्रोडक्शन कोस्टल रीजन तक कनेक्ट करने के लिए हुआ ताकि यहां तक सामान आए और फिर यहां से शिप्स के थ्रू भेजा जाए, ठीक है, तो क्या हो गया ये चीज, ये एक चीपर और फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का रूप ले ली, ठीक है। तो रेलवेज जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज और एडवांसमेंट इन रेलवेज लेड टुवर्ड्स चीपर एंड फास्टर मूविंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जब ट्रांसपोर्ट फास्ट होता है ना, तब क्या होता है, गुड सर्विस बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में जब हम रेलवे बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि चीप और फास्ट मीडियम्स को यूज किया गया, जिससे ग्लोबल वर्ल्ड एक नए तरह से शेप हुआ, ठीक है। स्टीम शिप्स, ठीक है,
ये दोनों एक ही चीज का पार्ट है, चीपर एंड फास्टर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का। स्टीम शिप्स अब बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से जाती थी और हैवी कैपेसिटी थी इनकी, ठीक है, कैपेसिटी अच्छी थी, जिससे ये मोर लोड्स, मोर कंटेनर्स, मोर सामान को अपने शिप में भर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। सो एक स्टीम शिप और एक रेलवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गए किस चीज के लिए, यहाँ पे टेक्नोलॉजीज, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। नाउ टेलीग्राफ कम्युनिकेशन के लिए बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन साबित हुआ, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा रोल इसने प्ले किया। कैसे? अब एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो गया, ठीक है। पहले दूर दराज के एरिया तक ना कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, लेकिन विद इन द रीजन वी कैन नाउ कम्युनिकेट, ओके। सो कम्युनिकेशन और चीपर फास्टर ट्रांसपोर्ट हमें मिला। देन उसके बाद रेफ्रिजरेटेड शिप्स। अब रेफ्रिजरेटेड शिप्स इसमें लिख सकते हो तुम लोग, कैसे? क्योंकि रेफ्रिजरेटेड शिप्स पहले क्या हो रहा था, कैटल्स को और जो भी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मीट है, उन सारे एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता था। ऐसे में क्या होता था, प्रॉब्लम ये होती थी कि वो उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता था। अगर एक शिप का भी लॉस होता था तो बहुत सारे एनिमल्स का लॉस हो जाता था, क्योंकि दे हैव टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस थ्रू अक्रॉस द ओशंस टू अदर पॉइंट, राइट। सो इसी वजह से क्या हुआ, रेफ्रिजरेटेड शिप्स का एक नया कॉन्सेप्ट आया। अब क्या हुआ था कि इस पॉइंट पे मीट ऑब्टेन करके, मीट को पैक करके फ्रिज, रेफ्रिजरेशन क्या कर दिया, फ्रिज में रख दिया, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज। और ये किस में थी, उस शिप में। तो शिप में ही रेफ्रिजरेट है, और फिर कोल्ड स्टोरेज ही क्या हो रहा है, लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, बहुत बड़े लेवल पे प्राइस को कट कर रहा है, ठीक है। प्राइस कट्स हुए, ठीक है, और ये मेथड क्या हो गया, एफिशिएंट हो गया। प्राइस कट हो गया और ये मेथड एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, ठीक है। अब उतने ही कॉस्ट में क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है। अब एक जगह से यहाँ से वहां ले जाने के लिए शिप को पूरा उतना फ्यूल, उतना सब कुछ यूज करना था, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है, ठीक है। सो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ये है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आंसर में लिख लिया आप लोग ने तो डायरेक्ट आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन चार के हेडिंग लगा दी, बस आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। सो रेलवेज, चीप ट्रांसपोर्ट, ठीक है, चीप एंड फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देन उसके बाद टेलीग्राफ, कम्युनिकेशन के लिए इंप्रूवमेंट, ये शेप कर रहा है ग्लोबल वर्ल्ड को। देन रेफ्रिजरेटेड शिप्स, नाउ even the thing which are perishable, they can also be transported from one place to another with safe storages, right? So this is what the role of technology. So इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक। इस चैप्टर में से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, अब वॉर जब होती है तो अब हमें पता है कि ऑफ कोर्स इम्पैक्ट नेगेटिव ही रहेगा, राइट। वॉर का इम्पैक्ट नेगेटिव होता है, ठीक। तो जब वॉर हुई तो ब्रिटेन की जो सोर्सेज है, जो भी उसके रिसोर्सेज है, वो बहुत ड्रेन हो चुके थे, ठीक है, क्योंकि एक वॉर को फाइट करने में, वॉर को लड़ने के लिए रिसोर्सेज बहुत लगते हैं, राइट। सो मैसिव इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक। अब क्या हुआ, इतना ज्यादा रिसोर्स लगा कि हमें, मतलब ब्रिटेन को क्या करना पड़ा, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़े। और डिफेंस एक्सपेंस कहाँ से आएगा, कहाँ से बोलेगा, जो जो उसकी कॉलोनीज है वहीं से वो टैक्स वसूलेगा, तभी तो वो उसको फ्यूल कर पाएगा वॉर को, राइट। तो वॉर की स्पेंडिंग्स, मिलिट्री स्पेंडिंग्स की वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत राइज करता है, और जिसकी वजह से हम इम्पैक्ट देखते हैं, पैसों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, ठीक है। सो एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इम्पैक्ट में तुम लोग क्या लिख सकते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो सबसे पहले बहुत ही ड्रेन कर दिया रिसोर्सेज को, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा इम्पैक्ट क्या लिखोगे, मैसिव इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया डिफेंस एक्सपेंडिचर को, क्योंकि उनको मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देना था, ठीक है। वॉर स्पेंडिंग्स में लगा, फिर मिलिट्री ऑपरेशंस को बार बार फ्यूल करने में एक्सपेंडिचर ज्यादा लग रहा था, ठीक है। देन उसके बाद आओ एक्सट्रीम प्राइस राइजेस, ठीक है। अब इतना ज्यादा किसी वॉर को फ्यूल करना है
तो आप पैसा कहाँ से लोगे, जनता से ही लोगे ना। तो हर कॉलोनी में जाके वो लोग सबको एक्स्ट्रा हैवी टैक्सेस इम्पोज कर रहे थे, ठीक है, और ज्यादा पैसा ले रहे थे। तो जितना ज्यादा आप पैसा लोगे कमी पड़ने लगेगी और दाम जो है चीजों का वो बढ़ जाएगा। तो प्राइस की मतलब जो प्राइस है वो राइज कर गए, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, फोर्स रिक्रूटमेंट फोर्सफुली कर रहे हैं। अब वॉर लड़ा जा रहा है तो ब्रिटेन के अपने लोग मर गए, ठीक। तो अब क्या कर रहे हैं, वो कॉलोनीज से लोग उठा रहे हैं जबरदस्ती, जो उनकी कॉलोनी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, तो यहाँ से लोग उठा रहे हैं जबरदस्ती कि चलो हमारे लिए लड़ो, ठीक है, जबकि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो दे आर नॉट इवन आस्किंग, दे आर जस्ट फोर्सिंग एंड दे आर रिक्रूटिंग दोस पीपल, ठीक है। तो हम एक इम्पैक्ट ये भी देखते हैं कि फोर्स रिक्रूटमेंट होता है। देन उसके बाद एक और इम्पैक्ट है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ये फूड शॉर्टेज का, एपिडेमिक्स। फूड शॉर्टेज आता है, खाने की कमी पड़ जाती है, भुखमरी फैल जाती है और इससे महामारी आ जाती है, इतनी ज्यादा एपिडेमिक आ जाती है कि लोग मरने लगते हैं, डेथ रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो खाने की कमी ऑफ कोर्स होगी क्योंकि सारे लोग तो चले जा रहे हैं, उठा ले जा रहे हैं, लोगों को फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा है, प्लस बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं लोग, खाना पीना सब ले जा रहे हैं अपने सोल्जर्स को फीड करने के लिए। तो ये चीज एक रीजन है, ठीक है। तो इम्पैक्ट हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडियन उसमें ये था, ठीक है। लेकिन वहीं जहां पे हम इतना नेगेटिव चीजें देख रहे हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में, वहीं एक चीज और देख रहे हैं कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है ना वो ग्रो करने लगती है। अब ऑफ कोर्स क्या है कि ये ब्रिटिश से है और ये इंडियंस है, ठीक है। ब्रिटिश थोड़ा वीक हो रहा है, ठीक है, और ब्रिटिश का ध्यान अभी कहाँ है, वॉर पे है, ठीक है। तो जब ब्रिटिश का ध्यान वॉर पे था तो इंडिया क्या करने लगा, अपने में वैक्यूम देख के ग्रो करने लगा। तो जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, उनने सोचा कि चलो अपनी पावर को कंसोलिडेट करते हैं, अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में ऑलरेडी कमी पड़ गई थी, रिसोर्सेज की कमी पड़ गई थी, तो बाहर से लाना मुश्किल हो रहा था। तो इंपोर्ट क्या कर गए, डिक्लाइन कर गए। तो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव चीज इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर के रूप में देखेंगे अगर, तो इंडिया की इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा फायदा हुआ, इंडिया के लोगों में जो इंडस्ट्री वाला पार्ट था, ठीक है, उनको फायदा हुआ, उनका ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो ये एट द एंड तुम आंसर्स में तुम लोग इसे लिख सकते हो, ठीक है। ओके, सो दिस इज इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इस तरह से इम्पैक्ट हुआ, ये सारी चीज इकोनॉमी से रिलेटेड ही है, ठीक है। लेबर्स लेके गए तो हमारा एग्रीकल्चर अफेक्ट हुआ, देन उसके बाद प्राइस राइज हुआ तो हमारे कंजम्पशन अफेक्ट हुआ, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर तो टैक्स इंक्रीज हो रहा है, फूड शॉर्टेज यानी खाने की कमी तो भूखमरी हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो लोग मर रहे हैं तो ये भी अल्टीमेटली लाइबिलिटी है, ये भी अपने इंडिया का लॉस है, राइट। सो this all led to negative impact, but there was only one good positive impact, that industries क्या हो गई, ग्रो करने लगी, क्योंकि इंपोर्ट डिक्लाइन हो गया, ब्रिटेन से आना बंद हो गया, क्योंकि ब्रिटेन का ऑलरेडी बहुत कुछ जा रहा था, ठीक है। सो ये आंसर में लिख दोगे, ब्यूटिफुली आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। सो नाउ एक चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बहुत ब्यूटीफुल इस चैप्टर में दिया तो हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन ये कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो थोड़े इंपॉर्टेंट है। लेबर लॉज के ऊपर, लेबर लॉज के ऊपर का एक क्वेश्चन है ये, और वुमेन का क्या रोल है इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। एनसीईआरटी से लगभग इस चैप्टर में से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि रोल क्या रहा, ठीक है। ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट, रोल क्या है वो जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो वुमेन का रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या रहा। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक, बहुत सारी चीजें पैरेलली चल रही थी, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के आते से एक चीज बहुत अच्छी हुई है, वो क्या है, वुमेन का अपॉर्चुनिटी, वुमेन को कुछ एक अपॉर्चुनिटीज मिल गई जहां पे उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुआ। तो तुम लोग ये लिख सकते हो स्टार्टिंग में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कर रहा है, प्रोवाइडिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अ लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब एक मौका दिया, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दी किसको, वुमेन्स को, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया, ठीक है। तो इससे स्टार्ट कर सकते हो। देन उसके बाद क्या रोल रहा, वर्कफोर्स, टेक्सटाइल में काम करा इनने, वुमेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेक्सटाइल्स में काम करने का, क्योंकि ये बहुत ही
बेसिक है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, और कपड़ा सिलाई बुनाई औरतों का उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, ठीक है। वुमेन्स वर वेरी यूज टू द वर्क ऑफ सिलाई एंड बुनाई व सीविंग्स वगैरह, सबके लिए बहुत ज़्यादा इनका रोल था। तो इसीलिए इस रीजन में इनका काफ़ी काम हुआ। तो टेक्सटाइल मिल्स, कॉटन मिल्स, जहाँ पे भी कपड़ों का जो चीज़ रह रहा है, वहाँ पे इनका बहुत अच्छा रोल रहा। क्यों? क्योंकि बहुत ही लो वेज में ये लोग काम करते थे, ठीक है। इंडस्ट्रीज वुमेन्स को टेक्सटाइल में ले क्यों रही हैं? क्योंकि ये लोग बहुत चीप लेबर है, ठीक। वुमेन्स को चाहिए रिकॉग्निशन, ठीक है। सो फॉर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन के लिए वुमेन्स वर रेडी टू वर्क एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो इस कॉस्ट के लिए बहुत लो रखा गया वुमेन का वेज, और जिसपे वुमेन काम करती थी, तो इंडस्ट्रियल्स को बहुत ज्यादा फायदा इससे होता था, ठीक है। सो उनका रोल ये है कि वो लोग लो वेजेस पे, कम कॉस्ट पे इफेक्टिव काम करती थी। तो वुमेन्स वर कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव बन गई, ठीक। देन उसके बाद क्या हुआ? टेक अडेप्टेशन। इन्होंने टेक्सटाइल की जो मशीनरी है, जिस हिसाब से वो वर्क कर रही है, उसको बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया था, और दे वर वेरी रेडी टू वर्क, ठीक है। सो टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन भी उन्होंने किया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है कि उस टाइम पे, उस फेज में, उस पीरियड में वुमेन्स आर लर्निंग द न्यू स्किल्स, दे आर अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, राइट। सो ये एक बहुत प्यारा रोल था वुमेन का। देन वर्क स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा चेंज लाया वुमेन के पार्टिसिपेशन की वजह से। जैसे ही वुमेन ने इंडस्ट्रीज में कदम रखा, काम करना शुरू किया, एक चेंज देखा गया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। क्या चेंज था वो? कि वेन अर्लियर देयर वर ओनली मेन हु वर्कड राइट इन द वर्कफोर्स, बट देयर इज नाउ अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम द पेट्रियार्कल वर्कफोर्स टू अ डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला वर्कफोर्स, ठीक है। अब एक डिविडेंड यहाँ पे क्रिएट हुआ कि हाँ, अब वुमेन भी वर्क करेंगी, और सिर्फ मेन आर नॉट, देयर आर ऑल्सो वुमेन्स, ओके। सो वर्कफोर्स थोड़ा सा हेट्रोजीनियस हो गया, जहां वो पहले होमोजीनियस था, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ वुमेन, दैट इट मेड इट change the workforce structure, it changed the domestic system earlier, which was only male oriented, okay, only homogeneous, it made the structure heterogeneous, okay। so इस तरह से आंसर लिखोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लो रहेगा, और 4 to 5 पॉइंट्स आराम से आंसर में आ जाएंगे। इवन इफ इट इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, यू कैन राइट दिस ऑल। इवन इफ इट इज आस्क्ड फॉर 4 to 5 मार्क्स, यू कैन राइट दिस ऑल। अभी तो इस साल पैटर्न काफी चेंज हो गया है, हर सब्जेक्ट का अपना एक सेगमेंट है, ठीक है। तो मेजरली 4 to 5 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ईच सेगमेंट, राइट। सो इन सारे इंपॉर्टेंट थीम्स को अगर प्रिपेयर कर लिया, जैसे हिस्ट्री के ये कुछ क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर कर लिया, तो हिस्ट्री का पोर्शन काफी प्रिपेयर्ड हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब में से कुछ थीम से आएगा, ओके। सो बी वेल प्रिपेयर्ड विद दिस टॉपिक, दीज थीम्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड हियर, ओके। नाउ नेक्स्ट, why did some industrialist oppose factory labor laws? अब ये लोग लेबर लॉज को क्यों अपोज करेंगे? लेबर लॉज थे क्या? बहुत ही रिफॉर्मेटिव लॉज थे, ठीक है। वर्किंग आवर्स को कम करो, इन सब को ये करो, वर्किंग के एरियाज को सही करो, ठीक है। और वुमेन्स का, इन सब का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ठीक ठाक होना चाहिए, चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सारे तरीके के लेबर लॉज को लाया गया था। तो थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन दे सकते हो, व्हाट आर लेबर लॉज? अगर तुमसे पूछा गया कि व्हाट आर लेबर लॉज, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स, तो आपको पूरा लेबर लॉ के फीचर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हालांकि इतना आता नहीं है, ये लेबर लॉज को एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, लेकिन हाँ, उसके इम्पैक्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट का पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर्सपेक्टिव से इस आंसर को प्रिपेयर करना, ठीक है। सो इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों अपोज कर रहे हैं लेबर लॉज? ऑफ कोर्स लेबर लॉज किसके लिए अच्छे होंगे? लेबर्स के लिए ही लाए गए होंगे। तो ऑफ कोर्स जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो थोड़ा अपोज करेंगे, क्योंकि ये उनके
हित में नहीं होगा, उनके ओरिएंटेड नहीं होगा, लेबर के ओरिएंटेड होगा। और अगर लेबर लॉज आते हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि उनके लिए कॉस्ट बेनिफिट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसे वुमेन्स को वो लोग बहुत चीप वेजेस पे रख रहे हैं। अगर लेबर लॉज आ रहा है और बोल रहा है कि वुमेन्स को भी सेम वेजेस मिलना चाहिए जो मेल्स को मिलते हैं, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नुकसान की बात है, ठीक है। सो ऑफकोर्स दे विल ओपोज देम, ठीक। तो ये भी लिख सकते हो। पर स्टार्ट करते हैं, रिडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन। ऑफ कोर्स ये जो चीज हुई, लेबर लॉज आया, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इनका क्या हो गया, प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होगा। कैसे? क्योंकि इन लोग ने, लेबर लॉज ने क्या बोला, मिनिमम वेज होना चाहिए, एक मिनिमम वेज सेट कर दिया कि इससे कम वेज आप किसी को नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल 500 वेज है, ठीक है, 500 वेज होना चाहिए, पर एक औरत को ये लोग क्या दे रहे हैं, 150 रुपए दे रहे हैं फीस, ठीक है। आज एक काम कर लिया और बहुत ज्यादा गंदी कंडीशन में काम करवा के 100 रुपए भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोई ठिकाना नहीं है इनका, इनका मन कर रहा है तो 50 रुपए भी दे देंगे, ठीक है। सो उन्होंने कहा, लेबर लॉज ने बोला कि एक सेट लिमिट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए से कम आप किसी को वेज सेट नहीं कर सकते, आपको 500 रुपए वेज देना ही पड़ेगा, चाहे कैसा भी काम हो, ठीक है। सो 500 रुपए का मिनिमम वेज सेट कर दिया गया। तो 500 रुपए का नहीं, एक सेट लिमिट, एक लिमिट सेट की गई, सेट लिमिट, ओके। ये हो गया। देन वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स जहां ये लोग 18 घंटे जितना मर्जी उतना घंटे काम करवा रहे हैं, उस काम को कर्व कर दिया, उस आवर्स को कर्व करके कुछ स्पेसिफिक आवर्स रख दिए जो कि इंपॉर्टेंट है लाइवलीहुड के लिए, सोशल इंटरेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये शिफ्ट किए। तो आप लिख दो, रिडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन कैसे हो रहा है, मिनिमम वेज इंट्रोडक्शन की वजह से और वर्किंग आवर्स के इंट्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। देन उसके बाद फ्री मार्केट, फ्री मार्केट यहाँ पे रुक रहा है हमारा। क्यों फ्री मार्केट रुक रहा है? क्योंकि लेबर लॉज के आने की वजह से ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बोल रहे हैं कि मार्केट तो पूरा फ्री है, हम कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं, राइट। पर इसके वजह से, लेबर लॉस की वजह से हमारा जो फ्री मार्केट का राइट है वो क्या हो रहा है, हिंज हो रहा है, वो रोक रहे हैं आप उसको, ठीक है। तो ये इसके वजह से वो लोग अपोज कर रहे थे कि फ्री मार्केट में फ्रीली काम करने का हम सबका हक है, ठीक है। तो ये लिख देना। देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, भाई अब अगर वुमेन्स को लाना है, ठीक है, वुमेन्स को काम करवाना है या मेन को ही काम करवाना है ढंग से, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। वुमेन्स के इंट्रोडक्शन है तो सेपरेट वॉशरूम्स, ठीक है, डिफरेंट फैसिलिटीज लाइक सेपरेट रूम्स फॉर सेपरेट रेस्ट रूम्स, राइट। तो ये सब, और जो भी पहले रूम थे वो कैसे थे, एकदम कंजस्टेड, एक ही रूम में कितने सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए। तो लेबर लॉज ने बोला कि अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। इंडस्ट्रीज बोल रहे हैं कि हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। सो इसके लिए वो अगेंस्ट थे। देन उसके बाद कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट, फिर बोलते हैं कि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है और हम लोग अगर इस तरह से ये सब करते रहेंगे तो हमारा तो प्रॉफिट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, राइट। सो ये सब चीजें थी, ये सब रीजन थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है, अपोज कर रहे हैं लेबर लॉस को। तो आप एग्जैक्टली ये सब लिख सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज कि वुमेन के साथ जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट्स होते हैं या वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, चिल्ड्रन को लाओ काम करवाओ, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इंडस्ट्रीज इन सब पे डिपेंडेंट थी, ठीक है। और इन्हीं के लिए आप बहुत सारे लॉज लेके आ रहे हो, रिफॉर्म्स लेके आ रहे हो, तो इनका जो कॉस्ट है ओवरऑल, इन सब की वजह से ना कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। और कॉस्ट अगर इंक्रीज होगा तो वो किसी भी बिजनेसमैन को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बिजनेसमैन ऑलवेज seeks opportunities where there is always cost effectiveness, ठीक है, associated with the operations, ठीक है। तो अब जब भी कॉस्ट इफेक्टिव चीज नहीं होगी, जितना उसकी लागत है उससे ज्यादा उसको नहीं मिलेगा, वो हमेशा डिस्करेज होगा। और लेबर लॉस का इनिशियल फेज यही था कि इनिशियली आपको लॉस होगा, ठीक है। ओके, सो यू कैन राइट दीज थिंग्स, यू कैन राइट दीज हेडिंग्स, दीज आर simply written. Okay, now next, why did handloom industries survive despite industrialization? अब देखो, हैंडलूम इंडस्ट्रीज हमने पढ़ा था चैप्टर में कि हैंडलूम इंडस्ट्रीज क्या क्या है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो हाथ से जो चीजें बनाई जाती है, हाथ की जो कलाकारी होती है, राइट। तो इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इतना इंट्रोडक्शन हुआ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का, तो भी
हैंडलूम इंडस्ट्रीज सर्वाइव कैसे कर रही हैं, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि हैंडलूम इंडस्ट्रीज बंद नहीं हो गई, ठप्प नहीं पड़ गई, उनको अफेक्ट क्यों नहीं हुआ, तो वो उसके रीजन लिखने हैं। तो सबसे पहला, इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ तो फ्लाई शटल करके जो टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी थी, जो बहुत ही एफिशिएंटली क्या कर रही है, कपड़ा बना दे रही है, राइट, बहुत ही एफिशिएंटली। तो ये टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी लेके आता है किसमें, हैंडलूम इंडस्ट्रीज में। तो अर्लियर थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगता था हैंडलूम इंडस्ट्रीज को क्रिएट करने में, पर अब वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के थ्रू काफी एफिशिएंट हो गया था, ठीक है। अब ये अगर एफिशिएंट हो रहा है तो इससे क्या होगा, हैंडलूम इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, ठीक है। अब हैंडलूम इंडस्ट्री को फायदा कैसे हो रहा है, ये आप वापस से रिलेट करो, टेक्नोलॉजी आई, अर्लियर हैंडलूम इंडस्ट्री वॉज परेशान कि भाई इसको कैसे करें, एक एक इतना इतना टाइम लग जाता है, लेकिन स्पिंडल्स के इंक्रीज होने से, शटल के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, बहुत फास्ट लेवल पे उनका जो थ्रेड बनाने का काम है वो जल्दी से हो जा रहा है, ठीक है। तो जितना जल्दी ये बनेगा उतना जल्दी आगे की प्रोसेस होगी, तो इससे इसको फायदा हुआ, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हैंडलूम इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये पहली चीज, ठीक है, तो नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है। दूसरा, स्पेशलाइजेशन इन इंटीग्रेट डिजाइन्स। हैंडलूम इंडस्ट्री इज नोन फॉर इट्स इंटीग्रेट डिजाइन्स, जो कि वो खुद अपने हाथों से क्रिएट करती है, ठीक है। तो अब जब मशीन आ रही है तो मशीन हाथ की बनाई हुई चीज को नहीं कॉपी कर सकती, ठीक है। आप कितना भी मशीन से चीजें बना लो, लेकिन एक जो हाथ की कलाकारी होती है वो हमेशा डिफरेंट रहेगी, उसको कभी नहीं कॉपी किया जा सकता, ठीक है। सो इंटीग्रेट डिजाइन, जो उसके हाथों से बनाई हुई कारीगरी थी, जो बारीकी से काम जो किया जाता है, वो मशीन्स कॉपी नहीं कर पाई, और जो डिमांड रहती है इस इंटीग्रेट डिजाइन की वो वैसी की वैसी ही रही, क्योंकि वो मशीन्स नहीं बना पा रही है, करेक्ट। सो ये एक फैक्टर है कि हैंडलूम इंडस्ट्री क्या कर रही है, ब्लोन अवे नहीं हो रही, ठीक है। देन इसकी फाइन वेराइटीज, हैंडलूम इंडस्ट्रीज के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी डाइवर्सिटी होती है और फाइन वेराइटी होती है, जो भी चीज बन रही है वो बहुत अच्छे से बनती है और उसकी वेराइटी भी उतनी ही डिफरेंट होती है, डाइवर्सिटी होती है उसमें, ठीक है। तो सपोज करो ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, तो ये बहुत अलग बहुत बारीक से बनाई जाती है, ये अलग बहुत बारीकी से बनाई जाएगी, ये अलग बहुत बारीकी से बनाई जाएगी, और ये तीनों आपस में एकदम डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो फाइन वैरायटी एंड फाइन क्वालिटी इंटीग्रेट डिजाइन्स इसकी स्पेशलिटी है, जो कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बावजूद खराब नहीं होती है, डिमांड में ही रहती है। फिर स्वदेशी मूवमेंट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल आ जाता है, इसको आप आंसर में लिखोगे तो बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट पड़ेगा और मार्क्स तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। सो हैंडलूम इंडस्ट्री का स्वदेशी मूवमेंट से क्या लेना देना है, क्योंकि इसने क्या मदद किया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने में हेल्प की, ठीक है। क्योंकि फॉरेन गुड्स, ये क्या, हैंडलूम इंडस्ट्री क्या है, इंडिया में बनी हुई ट्रेडिशनल डिजाइन्स है, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो कि इंडस्ट्रीज या ब्रिटेन लोग, वो वहाँ के लोग कॉपी नहीं कर सकते। तो ये इंडिया की यूएसपी हो गई, और स्वदेशी मूवमेंट को इसने बहुत बढ़िया हेल्प किया कि लोग अपने इंडिया का सामान पहने, अपने इंडिया की बनी हुई चीजें पहने, ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में आए हुए चीप प्रिंटेड कपड़े, जो कि मशीन मेड कपड़े हैं, ठीक है। मशीन मेड गुड्स को ना पहनो, हाथ से बने हमारे इंडिया के गुड्स को पहनो, ठीक है। सो दिस वाज द डिफरेंट रीजन व्हाई डिस्पाइट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सर्वाइव्ड, ठीक है। सो दिस इज कोर रीजंस। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव द फिफ्थ चैप्टर, विच इज प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट थीम ये है कि प्रिंट का इम्पैक्ट क्या रहा और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहा प्रिंट कल्चर का, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इसकी, कि ओवरऑल क्या है, ये सब कवर ही कर ले रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि प्रिंट कल्चर का इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या है, या प्रिंट कल्चर का इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे क्या है, तो ये ऑलरेडी पूरा चैप्टर एक साथ कवर कर ले रहा है, ठीक है। नाउ हाउ डिड प्रिंट कल्चर हेल्प इन स्प्रेड नेशनलिज्म इन इंडिया। ऑफ कोर्स प्रिंट कल्चर कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स,
राइट, भारत माता जी की जो फोटो है वो बनाना, ये सारी चीजें जो अपन ने पढ़ी है चैप्टर में, वही सब हमें लिखना है, ठीक है। कि प्रिंट, आपको प्रिंट कैसे हेल्प करता है ओपिनियन बनाने में। अगर कोई इंसान अपनी ओपिनियन लिख रहा है तो वो प्रिंट के थ्रू आप तक पहुंचाएगा ना, अलग अलग जगह तक पहुंचेगा प्रिंट, राइट। सो अलग अलग जगह में ओपिनियन होगा, अवेयरनेस क्रिएट करने में प्रिंट का काम था, ठीक है। नेशनलिज्म का आइडिया क्रिएट करने में, फैलाने में प्रिंट का काम था, प्रिंट कल्चर का रोल था, ठीक है। सो मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन, प्रिंट कल्चर ने क्या किया, नेशनलिज्म को कैसे फ्यूल किया, मास कम्युनिकेशन के थ्रू। क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और मास रीच प्रेस एक्ट था, जिसमें सारे लैंग्वेजेस को बोला गया था ना कि आप इस लैंग्वेजेस में नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन तो भी मास रीच, नेशनल रीच पे पहुंचा जब प्रिंट कल्चर को यूज करके नेशनल मैसेज को लिख के प्रिंट करके पोस्ट किया गया, सबको भेजा गया, तो मास रीच हुआ, नेशनल रीच पहुंचा, ठीक है, लोगों तक पहुंचा, हर एक इंसान तक पहुंचा और अवेयरनेस क्रिएट हुई, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश, आप नेशनलिज्म का आइडिया कैसे क्रिएट कर रहे हो, ब्रिटिश को पब्लिकली और ऑफिशियली क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो कि यस दिस गवर्नमेंट इज नॉट गुड फॉर अस, दे आर नॉट वर्किंग फॉर अस, ऐसे सारे मैसेजेस। केसरी हो गया, बाल गंगाधर तिलक जी का केसरी और मराठी, ठीक है, ये जो पेपर था ये। फिर संवाद कनमुड़ी, ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो लिखा गया था, जो बुक थी, मैगजीन, ठीक है। तो ये दो थी, ये क्या कर रही थी, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने में मदद कर रही थी। अगर प्रिंट कल्चर होता ही नहीं तो क्या नेशनलिज्म का आइडिया इतना फास्ट स्प्रेड कर पाता, ऑफ कोर्स नॉट, सर्टेनली नॉट एंड श्योरली नॉट, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश, इंडिया में नेशनलिज्म फैलाने के लिए, ब्रिटिश के अगेंस्ट बात फैलाने के लिए प्रिंट कल्चर का इस्तेमाल हुआ एज अ क्रिटिक टू ब्रिटेन, ओके। नाउ पब्लिक ओपिनियन, जो भी इंसान जो भी सोचता था वो उसको लिखता था और पब्लिक के लिए उसको पहुंचाता था। तो पब्लिक का ओपिनियन शेप करने में, ठीक है, बी इट शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन और बी इट क्रिएटिंग अ पब्लिक ओपिनियन और इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स, ठीक है, अपना ओपिनियन रखने के लिए, क्रिएट करने के लिए और स्प्रेड करने के लिए, शेप करने के लिए प्रिंट कल्चर इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अब नाउ डिफरेंट वुमेन्स, डिफरेंट मेंस, इवन चिल्ड्रंस कैन स्प्रेड नेशनलिज्म आइडिया बाय प्रिंटिंग, बाय राइटिंग, ओके। तो पब्लिक ओपिनियन, मास पब्लिक ओपिनियन शेप हुआ, मास पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हुआ ड्यू टू प्रिंट एंड कल्चर। तो ये लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कह सकते हैं हम, एक क्या कह सकते हैं इसको, हाँ, पब्लिक ओपिनियन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिंट कल्चर को यूज करके नेशनलिज्म फैलाने के लिए, ओके। सो इमेज एंड कार्टून्स, ठीक है। अब नेशनलिज्म को और ज्यादा प्रोएक्टिव बनाने के लिए और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए, इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आ गया हमारा इमेजेस। प्रिंट कल्चर को यूज करके, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करके इमेज बनाई गई। अब देखो इमेज क्या करता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देता है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल भारत माता की जो इमेज है वो क्रिएट की गई और वो सेंस ऑफ एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ डेडिकेशन बनाया, लोगों के मन में उसको पनपाया, ठीक है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया वाज आल्सो अफेक्टेड और क्या सकते हैं इनिशिएटेड और डेडिकेटेड विथ यूजिंग प्रिंट एंड कल्चर, प्रिंट टेक्नोलॉजी बाय क्रिएटिंग इमेजेस एंड कार्टून्स, ठीक है। कार्टून्स क्या, मॉक करना, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मॉक करते हुए कार्टून बनाना, आज भी बनते हैं, पहले भी बनते थे और नेशनलिज्म के टाइम पे तो ज्यादा ही बनते थे, राइट। तो मॉकिंग वेस्टर्नाइज्ड इंडियंस या ब्रिटिश को अलग अलग लोगों को मॉक करते हुए बनाना कि हाँ ये तो ये ऐसा काम करता है, ऐसा ऐसा करता है, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल कार्टून्स बनाता है, तो ज्यादा पॉलिटिकल ओरिएंटेड कार्टून्स, ठीक है। सो यू कैन राइट दीज ऑल 4-5 पॉइंट्स और इसको अगर ऐसे ऐसे इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया तो मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है कि स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म में प्रिंट का क्या रोल रहा, ठीक है। सो इसको तो लिखना ही लिखना, जरूर से लिखना। नाउ एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन सोसाइटी।
अब प्रिंट कल्चर का इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या है, ठीक है, ऑफ कोर्स बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा है ना, तो आप अपने मन से भी बहुत कुछ लिख सकते हो इसमें, क्योंकि प्रिंट कल्चर हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो जब आज वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो एट द टाइम ऑफ द एट दैट टाइम व्हेन द सोसाइटी वाज रियली वेरी अनअवेयर, तब तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा, राइट। तो बेसिक बेसिक चीजें हैं। न्यू रीडिंग मेनिया, एक रीडिंग मेनिया लेके आता है प्रिंट कल्चर, क्योंकि पहले लोगों के पास एक्सेस नहीं हुआ करता था, ठीक है। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी टेक्स्ट बुक का एक्सेस सबके पास नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी वैसी नहीं थी। बहुत लिमिटेड एरियाज में प्रिंट होता था और लिमिटेड नंबर की बुक्स प्रिंट होती थी, तो बहुत सारे लोगों को थीसिस और चीज़ों का एक्सेस नहीं होता था। लेकिन नाउ व्हेन द प्रिंट टेक्नोलॉजी केम, ठीक है, इंट्रोडक्शन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, मास नंबर में प्रिंट होने लगा और ये मास रीच तक गया, ठीक है, मास रीच, ठीक, ओके। देन उसके बाद डिबेट एंड डिसेंट। अब क्या हुआ, पहले लोग नहीं पढ़ते थे क्योंकि प्रिंट टेक्नोलॉजी थी नहीं। जैसे ही प्रिंट टेक्नोलॉजी बनी, मास कम्युनिकेशन हुआ, मास रीच हुआ, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स की भी कॉपी बनने लगी। अब जब रिलीजियस टेक्स्ट बुक अलग अलग लोगों तक पहुंच रही है, तो ओपिनियंस बनने लगे। अब डिबेट और डिस्कशन होने लगा कि क्या ये बुक में जो लिखा है ये सही है, क्या ये जो है वो रिलीजियस थॉट सही है। तो डिबेट डिसेंट कि नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, ये सारे जो थॉट्स आने लगे, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस दैट प्रिंट कल्चर ब्रिंग अ थॉट ऑफ रीजनिंग, वैल्यू ऑफ रीजनिंग। यहाँ पे प्रिंट कल्चर क्या कर रहा है, एक रीजनिंग ला रहा है लोगों के मन में, ठीक है, रीजनिंग ला रहा है, सेंस ऑफ रीजनिंग, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, पब्लिक स्फीयर में ओपिनियन शेप कर रहा है, ठीक है। अगेन प्रिंटिंग कल्चर क्या करेगा, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग लोग अपनी बातें रख रहे हैं, तो वो ओपिनियन लोगों तक पहुंच रहा है, तभी तो ओपिनियन शेप होता है, राइट। और जो इंसान पहले अपना ओपिनियन नहीं रख पा रहा था, अब वो फ्रीली रख पा रहा है, लिख पा रहा है, प्रिंट करके लोगों तक पहुंचा पा रहा है। तो अगेन क्रिएटिंग एंड अगेन शेपिंग, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट हैपेंड आफ्टर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो साइंटिफिक रेवोल्यूशन, अब क्या हुआ, हर जॉनर के बुक्स लिखे जाते हैं। जिसको आर्ट में इंटरेस्ट है वो आर्ट के जो बुक्स पढ़ेंगे, जो साइंटिफिक पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा। इनफैक्ट साइंटिस्ट जो कि अपने थीसिस को बहुत लिमिटेड रख पाते थे, अपने एक्सपेरिमेंट्स को बहुत लिमिटेड रख पाते थे, वो क्या कर रहे हैं, अब बहुत सारा लिख लिख के प्रिंट करवा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक उनके जो इन्वेंशंस है वो पहुंच रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स है जो पहुंच रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो write your thesis and you can make this thesis reach to the public, ठीक है। तो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी आया बीच में। हम देखते हैं कि इन्वेंशंस पे इन्वेंशंस हुए जा रहे हैं, राइट। तो वो कैसे हम तक कैसे पहुंचे, इस तरह से पहुंचे। तो ये सब तुम लोग इसमें लिख सकते हो। फिर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशन पे। नाउ जनता अवेयर हो गई, ठीक है। वुमेन स्टार्टेड रीडिंग, चिल्ड्रन स्टार्टेड रीडिंग, every person in the society started reading, started understanding, and education became very what we can say अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई एजुकेशन की, जो कि बहुत लिमिटेड थी, ठीक है। तो एजुकेशन का भी मास रीच हुआ, ठीक है, क्योंकि पहले बुक्स बहुत कम थी तो एजुकेशन भी बहुत लिमिटेड था, कुछ ही लोगों को एजुकेशन मिलता था। बट नाउ एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ गया ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट बुक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक, ठीक है। लिखने के लिए भी पेपर है और पढ़ने के लिए भी पेपर है, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटिफुल इम्पैक्ट ऑफ द रीडिंग ऑफ द प्रिंट कल्चर ऑन द सोसाइटी, ठीक है। सो नाउ हमने हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट थीम, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, ठीक है। आप उसको इस वीडियो से तो बिल्कुल पढ़े ही पढ़े, लेकिन अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। जितने भी मैंने बताए हैं वो पैराग्राफ्स आप उसको बिल्कुल ज़रूर से रीड करिएगा, जिससे आपको एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और एक जो स्टोरी लाइन हिस्ट्री में लिखनी होती है वो आपको वापस से रिविजन हो जाएगा, ठीक है। बाकी इन इतने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया डेलिबरेटली, एकदम डिलीजेंटली, तो क्या होगा, आपका हिस्ट्री पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इस बार पेपर सेगमेंट्स में आएंगे,
एक एक सेक्शन डिवाइडेड रहेगा। तो ये कुछ थीम्स अगर आपने प्रिपेयर कर ली तो सक्सेस की गारंटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो विल डिस्कस द पॉलिटिकल साइंस, हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाला जो सेगमेंट है, जो पूरा सब्जेक्ट है, उसको हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में समझेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में आई हो और ये हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसे और डेप्थ में पढ़ना हो तो फ्यू की एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।